गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट सर, एक बार ऑडियो वीडियो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? फाइन। तो सर हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे थे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आई थिंक कर लिए थे, तो उसके आगे आज हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो एक बार पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 21, ये वेट अ मिनट, आई हैव टू ओपन द स्लाइड अगेन। एक मिनट रुकिए बस। ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 सर बताइए, लास्ट क्लास में करा था। ये ई समाधान पोर्टल की बात करी थी सर हमने। तो ये ई समाधान पोर्टल जो स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए कंप्लेंट करने का, ग्रीवेंस दर्ज करने का तरीका है, तो ये किसने ओपन किया है, किसने लॉन्च किया है? डीयू ने, यूजीसी ने, एआईसीटीई ने, या फिर इग्नू ने? बहुत बढ़िया सर, यूजीसी ने, ठीक है। अच्छा एक और बताइए, यूजीसी क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर कोई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है? ए या बी, क्या ऑप्शन होगा सर? जो यूजीसी है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव है? ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में जब यूजीसी के बारे में डिस्कस किया था। ये सितंबर का चल रहा है। बिल्कुल सर, यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसके लिए एक लॉ भी पास हुआ है, यूजीसी के लिए अपना एक लॉ भी बना है 1956 में, ठीक है। तो उस लॉ के तहत ये कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जिनके लिए पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ हो, जो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाती हैं, ठीक है। ये बताना है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा? इनमें से किसको सर नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, बताइए। हाँ जी सर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। करेक्ट आंसर है सर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है सर? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। क्लास 9 AM से शुरू, सॉरी 9 PM से स्टार्ट होता है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ये हम लोग पुराने क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं जो पिछली क्लासेस में पढ़े थे हमने, ठीक है। क्लास आपका 9 PM से स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सर लास्ट क्लास में इफ यू कुड रिमेम्बर 30 क्वेश्चन सर हमने डिस्कस कर लिए थे। So from today we will start from the question number 31, and here is the question number 31. Spark program recently seen in news is related to which of the following? Ayurveda or drones or sports or something space science? Spark program recently seen in news is related to which of the following? Ayurveda, drones, sports, space science. तो स्पार्क रिलेटेड है आयुर्वेद से। देखो आयुर्वेद की एक काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, CCRAS, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च, इन स्पार्क फॉर आयुर्वेद स्टूडेंट्स। देखो जैसे
आपने पढ़ा होगा डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एमबीबीएस होती है एलोपैथी के लिए। जो लोग होम्योपैथी में डॉक्टर बनते हैं वो करते हैं बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन सर्विसेज। और जो लोग यूनानी मेडिसिन में जाते हैं वो जो डिग्री करते हैं वो होती है बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन सर्विसेज। और जो लोग आयुर्वेद में जाते हैं वो डिग्री करते हैं बीएएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्विसेज, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंसेस है, मेडिकल साइंसेस है आपका, ठीक है। तो एमबीबीएस अलग एलोपैथिक साइंसेस की बात करती है, बीएचएमएस होम्योपैथी साइंस की बात करती है, बीयूएमएस यूनानी साइंस की बात करती है, और बीएएमएस आयुर्वेदिक साइंस की बात करती है। तो इन सारे डॉक्टरेट्स में अलग अलग आपको डिग्रीज करवाई जाती हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये एक आयुर्वेद रिसर्च का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ताकि वो आयुर्वेद से रिलेटेड आगे रिसर्च कर सकें और उनको इंसेंटिवाइज करा जा सके। अब कोई भी रिसर्च करेगा, देखो सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको इंसेंटिव देने की। इंसेंटिव मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा पे करने की, ताकि वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया, ठीक है सर। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्पार्क। फुल फॉर्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना ध्यान रखिए स्पार्क प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया गया है? आयुर्वेद की रिसर्च को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्राम है। Question number 32. Recently, the government of India has announced the change to change the name of Rajpath and Central Vista Lawns to which of the following? आपने सुना होगा दिल्ली में एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पे आपको न्यू दिल्ली का जो एरिया है इंडिया गेट के आसपास का, उसको पूरी तरह से रिवैम्प किया जा रहा है, पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है। हमारा इंडिया में हमारे देश की नई पार्लियामेंट बन रही है, ठीक है। नई पार्लियामेंट भी बन रही है। तो ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो उसमें एक रोड था जो आपका इंडिया गेट से इधर प्रेसिडेंट हाउस है ना, उसको जोड़ने वाला जो रोड है उसे राजपथ कहते थे, ठीक है। तो अब उसका नाम बदल दिया गया है सर। तो वही पूछ रहा है उसका नया नाम क्या करा गया है। और इसके साइड में बहुत सारे लॉन्स हैं, देख जैसे आप ये इंडिया गेट से क्या कहते हैं इधर प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको लॉन्स देखने को मिलेंगे, गार्डन्स, ठीक है। तो उन्हें सेंट्रल विस्टा लॉन्स कहते हैं। तो जो राजपथ वाले एरिया उसका सर नाम बदल के क्या कर दिया गया अभी हाल फिलहाल में? अभी आपने सुना होगा इसका इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे पीछे आप जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पे नेहरू का स्टैचू भी लगाया गया है, ठीक है। तो इस स्टैचू का भी इनॉग्रेट करा था मोदी जी ने। तो नाम उम्मीद है याद होगा आपको। बिल्कुल सर, करेक्ट नाम इज कर्तव्य पथ, ठीक है। तो जो राजपथ था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया सर? कर्तव्य पथ। पहले उसको किंग्स वे कहा जाता था, जब ब्रिटिशर्स रहते थे तो उस रास्ते को किंग्स वे कहा जाता था। फिर हमने हिंदी करी, हमने किंग को कर दिया राज, वे को कर दिया पथ, तो वो किंग्स वे बन गया राजपथ, ठीक है। लेकिन अब मोदी जी ने कहा नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके सर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। अब वो क्या कहलाएगा सर? कर्तव्य पथ, ठीक है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Next question number 33. PM Shri Yojana recently launched is related to which of the following? Health infrastructure, road infrastructure, railway या फिर स्कूल? पीएम श्री योजना सर किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए। पीएम श्री योजना, हाँ जी सर, किससे रिलेटेड है? हेल्थ, रोड, रेलवे, स्कूल? बाकी लोग भी आंसर दीजिए, जो भी मौजूद हैं सब आंसर देंगे, ठीक है सर। चलो सर आंसर देखते हैं।
तो पीएम श्री योजना सर किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो ये समझो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो जो जितनी भी स्कीम आती है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दो तरह की स्कीम होती है। एक तो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर में 100% फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में डिवीजन होता है। इसमें जो नॉर्मल बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पे 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं। लेकिन ये बड़े स्टेट्स के लिए, कुछ जैसे हिली स्टेट्स होते हैं उनमें ये परसेंटेज अलग होता है। हिली स्टेट्स या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, तो उसमें 10% सर स्टेट खर्च करती है और 90% कौन खर्च करता है? 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। ठीक है, तो बस मेन चीज ये ध्यान रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका जो फंड डिवीजन होता है वो स्टेट में भी होता है और सेंटर में भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। एमटीएस का न्यू बैच हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो सर इसकी नाम की बात करें तो इट विल बी कॉल्ड पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। देखो अभी हुआ क्या है, अभी भारत सरकार ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। अब देखो एक बड़ी पॉलिसी है, काफी ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें। अभी जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसके कंपैरिजन में काफी ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि इस चेंज को पहले हम छोटे लेवल पे ऑब्जर्व करें, बड़े लेवल पे पूरी कंट्री में फैलाने से पहले इसे छोटे लेवल पे टेस्ट किया जाए। तो उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, 14,500 स्कूल्स को चुना है। 14,500 स्कूल्स को चुना है एज ए पार्ट टू रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इन स्कूल्स में जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जैसा वहां पर परफॉर्मेंस हमें शो होगा उसी के बेसिस पे फिर हम इसे पैन इंडिया लेवल, मतलब कंप्लीट इंडिया लेवल पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा चेंज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे इसे चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है 14,500 स्कूल्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले ये प्रपोजल वहां लगेगा। ठीक है, ये पॉलिसी इन स्कूल्स में लगेगी, यहाँ सक्सेसफुल होने के बाद फिर हम इन्हें बाकी स्कूल्स में लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसमें आपके कई डिफरेंट टाइप्स के स्कूल हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ये सब एक तरीके से भारत सरकार के लिए एनईपी लैब्स की तरह काम कर रहे हैं। तो जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके लैब की तरह सर ये काम करेंगे। ठीक है मार्शल जी, हाँ आपके लिए तो ऑफर पहले भी था अभी भी है। ठीक है, आपके लिए तो स्पेशल ऑफर रहेगा बिल्कुल। देखिए जो क्लासेस होती हैं अब वो हमारी सेपरेट ऐप है उस पे होती हैं। ठीक है, 22 जी आप एक काम करिए, डिस्कशन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा, आपको सर सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर मेरा नंबर ले लो आप, मेरे मेरे को व्हाट्सएप कर देना इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9990784642। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, recently which of the following has become the first state in India to develop a first modified bio village in the country? पहला बायो विलेज कहाँ बन रहा है, सीधा सवाल सर ये। फर्स्ट बाय मॉडिफाइड बायो विलेज बताइए, रिसेंटली विच ऑफ द following has become the first state in India to develop a first modified bio village in the country? सर बायो विलेज का मतलब क्या है? बायो विलेज सर मतलब ऐसा विलेज जहाँ पे सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम हो रहा हो। ठीक है,
तो पहला स्टेट बन गया अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा में पहला बायो विलेज देखने को मिलेगा और उन्होंने टारगेट लिया है कि सर 100 बायो विलेजेस हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो बायो विलेज का जो प्रोजेक्ट है उसका मतलब क्या है, ताकि सर सस्टेनेबल लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें लोगों को। तो वहां पर आपका सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनेंगे, ठीक है। एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनेगी, बायोगैस का यूज होगा, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। जैसे वाटर पंप्स के लिए अब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं सोलर एनर्जी यूज करोगे, ठीक है। जो कुकिंग स्टोव्स हैं वो बायोमास के होंगे, बायोगैस प्लांट्स लगेंगे, पूरा सस्टेनेबल काम चल रहा है, उसको हम कहेंगे बायो विलेज, ठीक है। पर्पस क्या होगा कि उस गांव का जो कार्बन एमिशन है उसे हम रिड्यूस कर पाए, कोशिश करें उसे कार्बन निगेटिव बनाने की, एटलीस्ट कार्बन न्यूट्रल तो हम अपने गांव को बना पाए। तो इस तरह के गांव को सर हम क्या कहेंगे, बायो विलेज। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। एक मिनट। ऑल राइट सर। So moving to the next question number 35. According to the recently released fourth progress report by Niti Aayog, Preserving Progress on Nutrition in India, Poshan Abhiyan in Pandemic Times, which of the following was the best performer among the small states? ठीक है। तो नीति आयोग ने अभी चौथी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली है इंडिया में न्यूट्रिशन के स्टेटस पे, ठीक है। प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, इंडिया के न्यूट्रिशन स्टेटस पे। और भारत सरकार का जो प्रोग्राम है पोषण अभियान, वो कैसा काम कर रहा है इन द पेंडेमिक टाइम्स, पेंडेमिक के दौरान, तो इसकी रिलेटेड रिपोर्ट है। तो इसमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग द स्मॉल स्टेट्स। तीन कैटेगरीज में परफॉर्मेंस मेजर करी गई है, एक तो बिग स्टेट कैटेगरी, एक स्मॉल स्टेट कैटेगरी, एक यूटीज, ठीक है। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में वो पूछ रहा है बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है, ठीक है सर। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। ओके सर, तो इसमें वेल वेल वेल, करेक्ट आंसर इज सर सिक्किम, ठीक है। करेक्ट आंसर सर क्या है, सिक्किम है। तीन कैटेगरी, लार्ज स्टेट्स में देखोगे सबसे टॉप पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा, और लीस्ट में पंजाब मिलेगा न्यूट्रिशन के मामले में, ठीक है। और स्मॉल स्टेट्स में देखोगे तो टॉप पे आसाम मिल सिक्किम मिलेगा, लास्ट में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड द स्टेट्स लाइक जैसे अपना अरुणाचल है और अपना मणिपुर है, ठीक है। तो ये दोनों लास्ट में आते हैं स्मॉल स्टेट्स में, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, लास्ट मतलब ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है न्यूट्रिशन के मामले में। यूनियन टेरिटरीज में दमन दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये वाली यूटी सबसे टॉप पे, लद्दाख वाली सबसे पीछे है, ठीक है। तो ये कुछ आपका ग्राफ चार्ट रहा है। पोषण अभियान है क्या, देखो भारत सरकार की एक स्कीम है कि हमें देश में लोगों में न्यूट्रिशन की कमी, अनीमिया, स्टंटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तो इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहा जाता है।
जो 2018 में इंटरनेशनल विमेंस डे वाले दिन लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है ये हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारे देश में कई, आप गांव में जाओगे, कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को भर पेट खाना नहीं खिला पाते हैं, तो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। माल न्यूट्रिशन मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उतने अगर आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं तो आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और माल न्यूट्रिशन से फिर आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग इन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय स्टंटिंग एंड वेस्टिंग? देखो स्टंटिंग का मतलब है कि एज पर द एज, अगर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपकी एज के हिसाब से अगर हाइट कम पड़ रही है तो मतलब आपको स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगर सर आपका वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डब्लू से वेट, डब्लू से वेस्टिंग, तो एज के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट नहीं है, वेट एज पर एज, तो वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? वो कहलाती है सर वेस्टिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसी प्रॉब्लम होती है अगर किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन का वो शिकार रहता है। ठीक है, तो इस चीज से हमें लड़ना है। इस चीज से क्यों लड़ना है कि देखो, जब देश के लोगों का पेट भरेगा तभी वो काम करेंगे, जब वो तभी काम करेंगे फिर तभी वो प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। ठीक है, और जब प्रोडक्टिव काम होगा तभी तो सर हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये भी क्या है सर, जो भी लोग हैं हमारे, वो भी तो हमारे एक रिसोर्स है ना सर, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको भी हमें बेटर से बेटर करना ताकि एफिशिएंटली क्या कर पाए, हम एफिशिएंटली अपने देश की तरक्की कर पाए। Question number 36. Waste Initiative recently launched is related to which of the following? Women with STEM background, Indian diplomacy tool with European Union, climate change या ग्राउंड वाटर? बताइए सर। Waste Initiative recently launched is related to which of the following? ऑल राइट, देखो वेस्ट इनिशिएटिव है विमेन विद द स्टेम बैकग्राउंड। ठीक है, वेस्ट इनिशिएटिव किससे डील करता है सर? एक प्रोग्राम है जो वर्क करेगा टू केटर विमेन विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। देखो इंडिया में क्या होता है ना, खास तौर से अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो अभी एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है कि सर अगर कोई गर्ल है तो इसका मतलब ये है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा कि वो आर्ट साइड ले, क्योंकि ऐसी एक हमारी मानसिकता बनाई है सोसाइटी ने कि आर्ट साइड उसको नौकरी करनी नहीं है तो उसको आर्ट साइड दिलवाओ। आर्ट साइड लेने के बाद उसको सिंपल होम साइंस जैसे सब्जेक्ट से डिग्री करवाओ, क्योंकि उसे सिंपली एक हाउस वाइफ बनना है एक लड़की को। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी का एक आइडियोलॉजी रहती है। तो उस चक्कर में करते करते होता हो क्या गया है, आज अगर आप आर्ट्स में देखोगे तो गर्ल्स का प्रोपोर्शन आर्ट्स में ज्यादा है, वहीं अगर आप साइंस में देखोगे तो प्रोपोर्शन आपको कम देखने को मिलेगा। जहां हम आज हर चीज में इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो गर्ल्स का प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो कॉमर्स में कितना है, साइंस में कितना है, आर्ट्स में कितना है, क्या वो कम है, क्या वो ज्यादा है, या फिर बराबर है। ठीक है, तो जब हमने ये चेक करा तो हमें पता चला कि सर विमेन का प्रोपोर्शन साइंस साइड में काफी कम है। तो साइंस स्ट्रीम में कम होने की वजह से आपको फीमेल इंजीनियर्स ज्यादा नहीं मिलेंगी, डॉक्टर्स जनरली मिल जाती हैं। साइंस में भी अगर वो सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो बायोलॉजी उनको करवाया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज से निपटने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है वेस्ट। वेस्ट का मतलब है विमेन विद अ स्टेम बैकग्राउंड। स्टेम का मतलब होता है सर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी इस प्रोग्राम का काम ये रहेगा
कि विमेन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, विमेन का कंट्रीब्यूशन आपका साइंस फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड और मैथमेटिक फील्ड्स, इस फील्ड में ज्यादा बढ़वाया जाए और इनको एम्पावर किया जाए, ठीक है, एडिशनल इनको एम्पावर किया जाए ताकि वो इन सारी फील्ड्स में क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि देखो उनको अगर सोसाइटी ने पीछे छोड़ा है तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वहां बैकवर्डनेस से बराबरी के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को विमेन ज्वाइन करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकती हैं ताकि अलग अलग फील्ड्स में कैसे काम करना है, लाइक टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, वहां ये सारे करियर्स उनको दिखवाए जाएंगे, ठीक है सर। तो पर्पस क्या है, विमेन का जो स्टेम बैकग्राउंड है उसमें कंट्रीब्यूशन हमें बढ़वाना है। उसके लिए हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वेस्ट इनिशिएटिव, ठीक है सर। ये क्लियर है कि नहीं? इफ दिस क्लियर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, अगर ये क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 37। Recently, which of the following organizations has released the World Social Protection Report Regional Companion Report for Asia and the Pacific? Recently, which of the following organizations has released the World Social Protection Report? World Social Protection Report 2020 से 2022, Regional Companion Report for Asia and Pacific। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज की है सर ये रिपोर्ट, बताइए। तो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो सर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने रिलीज करी है, ठीक है। देखो सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड उन्होंने ये बताया है, ये रिपोर्ट बताती क्या है, ये रिपोर्ट बताती कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन है या फिर सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होता है सोशल सिक्योरिटी या सोशल प्रोटेक्शन? तो ग्लोबली 4.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के रह रहे हैं। देखो सोशल सिक्योरिटी एक तरीके का कंसेप्ट है जो आपको एश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि आप कितनी भी बुरी हालत हो जाए, आपकी जो बेसिक मिनिमम इनकम है और आप पे जो डिपेंडेंट है वो कभी आपकी नहीं खत्म होगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम सरकार लॉन्च करती रहती है, या सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कल मान लो आपकी हेल्थ खराब हो जाए, ठीक है, अब आप हॉस्पिटल जाएं, वहां पे उन्होंने बताया कि सर 15 लाख का खर्चा आएगा, आपके पास एट द टाइम इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर जान बचानी है तो इतने खर्च करने पड़ेंगे, तो आप कहीं से बोरो करोगे या आपने जितनी भी सेविंग्स लगाई होंगी सब इस पे खर्च कर दोगे। तो सर आपने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अब सर जीने के लिए पैसा तो बचा नहीं जो आपने इतने सालों से सेव करा था। तो इसका मतलब ये है आपने अपनी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा। इसी जगह अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया होता, ठीक है, एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास होता तो आपको ये 15 लाख कहां से पे कर दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस से पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी का होना। तो सोशल सिक्योरिटी वो एक अरेंजमेंट है जिसके होने के बाद आप पर अगर सोसाइटी में या आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे आपका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं घटेगा। तो सोशल सिक्योरिटी बेसिकली हमें किससे बचाती है, टू रिड्यूस अवर इकोनॉमिक या इनकम स्टेटस, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करने में मदद करती है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है, इट इज अ कंसेप्ट दैट प्रोटेक्ट्स अवर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है सर। Is that clear or not?
देखिए बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सरकारें चलाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी चलाती हैं। आपका ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी आपकी सोशल सिक्योरिटी को ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे एक प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट बनाया गया, आप कहीं भी नौकरी करने जाते हो कहीं भी रजिस्टर्ड कंपनी में, तो वो आपको सैलरी देता है, उसका एक हिस्सा आपकी सैलरी का प्रोविडेंट फंड में जाके इकट्ठा होता रहता है। वो आपको एट लास्ट जब आप नौकरी छोड़ते हो तो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका सोशल सिक्योरिटी का ही एक कंसेप्ट है, कि मान लो कभी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप वो आपका जो पीएफ का पैसा है उसको एज ए कोलेटरल रख के लोन ले सकते हो आप, ठीक है। देखिए सोशल सिक्योरिटी के कंसेप्ट इंडिया में भी हैं, बिल्कुल हैं। जैसे मैंने अभी ये प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल बताया, तो ये सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। आज आप कोई भी कार लेने जाते हो या कोई भी मोटर व्हीकल लेने जाते हो, तो इट इज मैंडेटरी कि आपको एक इंश्योरेंस गाड़ी का जरूर लेना पड़ता है। तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस क्या है, वो आपकी सोशल सिक्योरिटी है, कि कल मान लो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो कम से कम आपके पास चोरी होने के बाद आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना, वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी पे बैक कर देगी। तो वो पैसा आपका बच रहा है। अदरवाइज आपकी गाड़ी चोरी हो जाती, फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस डाउन हो जाता, क्योंकि आपका पैसा नुकसान हो जाता पैसे का, ठीक है। अभी लेकिन चूंकि इंश्योरेंस है, तो वो पैसा आपको पे बैक कर देगी कंपनी। तो ये क्या मेंटेन हो गई, आपकी सोशल सिक्योरिटी मेंटेन हो गई, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सोशल सिक्योरिटी के। नानी जी क्लियर है? हाँ जी सर। इज दैट क्लियर और नॉट? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 38, स्टील फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी विल बी लॉन्च एट एमडी शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इट इज बीइंग बिल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी। अभी सर हमारा एक नया फ्रिगेट है, फ्रिगेट एक वॉरशिप कह सकते हैं आप, आईएनएस तारागिरी, ठीक है। आईएनएस तारागिरी लॉन्च होने वाला है, तो इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ये पूछ रहा है वो। आईएनएस तारागिरी सर किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है ये बताइए। वेल करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 17 ए। देखो प्रोजेक्ट 17 ए में इंडियन नेवी ने डिसाइड किया था कि 7 स्टील फ्रिगेट बनाए जाएंगे। फ्रिगेट क्या होते हैं, आपके एक तरीके से वॉरशिप कह सकते हो, ठीक है, वॉरशिप। तो 7 स्टील फ्रिगेट बनाने की बात करी गई थी प्रोजेक्ट 17 ए में, जिसमें से ये जो आपका तारागिरी है ये थर्ड फ्रिगेट है। तारागिरी इज द थर्ड फ्रिगेट। इससे पहले दो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जैसे 2019 में ही पहला हो गया था आपका लॉन्च, नीलगिरी, ठीक है। कौन सा था, नीलगिरी था। दूसरा 2022 में लॉन्च हो गया था उदयगिरी, ठीक है, मई 2022 में। और अब देखो तीसरा भी आपको सितंबर 2022 में तीसरा हो गया तारागिरी। तो नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी तीन हो चुके हैं, बाकी भी धीरे धीरे इसमें लॉन्च होते रहेंगे, ठीक है। तो जब वो दूसरे वाले लॉन्च होंगे अगले वाले, तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। फ्रिगेट्स इज अभी मेरे पास एक्चुअली इमेज नहीं है, या मैं देखो एक मिनट फ्रिगेट की इमेज दिखाता हूँ आपको। मतलब फ्रिगेट ऐसे दिखाऊंगा तो नहीं समझोगे, इमेज से जल्दी समझोगे।
ये देखिए सर, दिख रहा है, इट इज अ फ्रिगेट, इट इज अ टाइप ऑफ वॉरशिप, ठीक है। देखो नेवी के पास जो वॉरशिप्स होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है डेस्ट्रॉयर, ठीक है, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एक सबमरीन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वॉरशिप्स होते हैं जो किसी भी कंट्री की नेवी होल्ड करती है। अब सर इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है उसमें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में क्या डिफरेंस होता है, अनलेस आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो उतना डिफरेंस में मत पढ़ना, आप इतना समझो कि अगर सर फ्रिगेट लिखा है या डेस्ट्रॉयर लिखा है तो वो सर क्या है, एक तरीके का वॉरशिप है जो नेवी यूज कर रहा है, ठीक है। इस इमेज को ध्यान रख लेना, इससे कनेक्ट कर लेना कभी भी फ्रिगेट वगैरह पूछे तो, ठीक है। बाकी अगर आप ज्यादा जानने के इच्छुक हैं तो google.com पे तो बाबा सब मिलता है, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नानी जी अब समझ में आ गया, दिख गया फ्रिगेट इस तरह का, ये एक्चुअल में फ्रिगेट ही है, ठीक है। तो मैं फ्रिगेट की पिक्चर लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रिगेट की बात हो रही थी, ठीक है सर। While moving to the next question, question number 39. Which of the following companies has developed India's first intranasal vaccine for COVID-19 in COVAX? पहली नेजल वैक्सीन आई, अभी तक जैसे कोविड-19 की वैक्सीन थी वो इंजेक्शन से दी जाती थी, तो ये पहली नेजल वैक्सीन है, मतलब ये नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपके दी जाएगी। ये मान लो आपके नॉस्ट्रिल है, ऐसे आपके नॉस्ट्रिल में ये डाल दी जाएगी, ठीक है। इमेज थोड़ी हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बट जस्ट इमेजिन ये नाक है, ठीक है, नाक के नॉस्ट्रिल है, उसमें इमेज चली आएगी। तो किस कंपनी ने डेवलप करी सर? वैक्सीन का नाम तो है इनकोवैक, वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। डेवलप किसने करी है सर? वही जिसने आपका कोवैक्सीन कोवैक्स बनाई थी, भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक ने इंडिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन डेवलप करी है, ठीक है सर, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सब अप्रूवल कौन देता है? कोई भी नया ड्रग आता है तो उसको अप्रूवल मिलता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक पोस्ट होती है, पर्सन होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो पर्सन हेड करता है वो होता है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो DCGI परमिशन देते हैं किसी भी ड्रग को इंडिया में वो लॉन्च होगा कि नहीं होगा, इंडिया में वो आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, तो वो कौन डिसाइड करता है सर? DCGI डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखता है। तो पहली नेजल वैक्सीन आ गई है तो डायरेक्ट वो हो सकता है नाम पूछ ले कि अभी जो पहली नेजल वैक्सीन आई है उसका नाम बताओ, तो वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, ठीक है। फर्स्ट इंट्रा नेजल वैक्सीन है, ठीक है। किसने डेवलप की सर? भारत बायोटेक। Question number 40. Which of the following states will launch the Chhata scheme that aims to recharge groundwater resources and improve water table? देखो ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए आपने सुना होगा हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स अपनाते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है कि एक कहा जाता है कि छत पे एक पाइप लगा दो ताकि वो छत से जो पानी है और नीचे गड्ढा करके जमीन में उस पाइप को जोड़ दो ताकि छत पे जो भी पानी आए वो उस पाइप के थ्रू कहाँ चला जाए सर? उस गड्ढे में चला जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आप तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, ताकि इससे क्या होगा, ये पानी आप मिट्टी में अगर डाल दोगे तो मिट्टी के थ्रू वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और इससे क्या होगा सर? ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आ जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं सर? ग्राउंड वाटर रिचार्ज। क्योंकि अभी क्या हो गया इंडिया में इतना ज्यादा हम लोगों ने ग्राउंड वाटर यूज कर दिया है कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जा रहा है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन सर बारिश तो इतनी होती क्यों नहीं हो पा रहा है? अब हमने रोड्स बना ली है सर RCC की, तो RCC की रोड्स बनाने के बाद क्या होता है, पानी की नीचे जाने की जो टेंडेंसी है बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू सॉइल। तो इस वजह से पानी नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच नहीं पा रहा है। उल्टा हमने सर ग्राउंड वाटर कंज्यूम करने का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। अब सर ये इतनी फिल्ट्रेशन होके नीचे जाता है ना पानी कि ये जाते जाते ही प्योरीफाई हो जाता है। इसीलिए आप यूपी के गांव वगैरह में आना, आज भी वहां पर हैंडपंप मिलेंगे आपको,
ठीक है, तो वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर से कनेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट आपको वहां ग्राउंड वाटर पीने को मिलेगा और बिल्कुल प्योर पानी होता है। जब तक दिल्ली या आगरा में नहीं हो बिल्कुल उसे पी सकते हो, क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्योर पानी होता है, कोई उसमें मिलावट नहीं होती है, फिल्टर निकलता है, वहां कोई फिल्टर की जरूरत भी नहीं, इसीलिए गांव में फिल्टर्स नहीं चलते, वहां सिर्फ हैंडपंप से पानी निकालो, मस्त यूज करो। अब हम लोग पंप्स लगाने लगे, सबमर्सिबल पंप्स, उसको यूज करने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए एक छाता स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये किस स्टेट की स्कीम है, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो हैंडपंप के खैर पानी का अपना मजा ही अलग होता है, बट दिल्ली और आगरा में यूज नहीं हो पाता क्योंकि इधर का पानी बहुत ज्यादा सलाइन है, तो यहाँ का पानी अगर कोई ग्राउंड वाटर पी लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो यहाँ के पानी को फिल्टर करना पड़ता है। वाइल करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ठीक है। तो ये छाता स्कीम किसकी है, उड़ीसा की। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर्स आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफर, ठीक है। एक्यूफर क्या होते हैं, एक्यूफर मतलब जो जैसे जमीन में जो वाटर पैसेज होता है जिसमें आपका ग्राउंड वाटर जाके स्टोर होता है, ठीक है, तो उसे एक्यूफर कहते हैं। ऑल राइट सर, ठीक है। तो सर आज हमने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो इतने क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और ये पीडीएफ के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।